सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नई खेल नीति लागू कर खिलाड़ियों को कई लाभ दिए हैं, जिनमें आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनियोजित विकास शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है और राज्य सरकार प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जो बच्चे हैं पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायतें और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। देखिए, आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का आज समापन हुआ है और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता जो है वो देहरादून रहा है। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी न्याय पंचायत से लेकर विधायक चैंपियनशिप से लेकर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी से लेकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक पहुंचा है। इसने एक लंबी यात्रा करी है और हर न्याय पंचायत के कोने कोने तक के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग, अंडर 14, अंडर 19 ने प्रतिभाग करते हुए आज वो राज्य सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जोरों पर है और इस बार तीर्थयात्रियों को बेहद ही मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा की तिथियां घोषित हो चुकी है, जिसके तहत 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम और अक्षय तृतीया की 3 गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों को हर संभव सभी मूलभूत और बेहतर सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सार्थक परिणाम भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से पिछले सालों में हमारे आने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। 4 धाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक, वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, उन सभी। देहरादून में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में पहुंच गया है और इस परियोजना की प्रगति को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रगति का जायजा लिया है और बताया कि सैन्य मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर केजी बड़ेसर ने आपको बता दें परियोजना और भव्य बनाने के लिए और कुछ नए सुझाव यहां पर दिए हैं। आगे की कार्य योजना को लेकर कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि दिल्ली के दौरे पर गए हैं, जिसके बाद अहम फैसले यहां पर लिए जाएंगे और जल्द ही सैन्य धाम को लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित भी किया जाएगा। बनकर तैयार हो गया है। कल मैंने उसकी अंतिम बैठक ली थी और आज हमारी एक टीम दिल्ली जा रखी है, क्योंकि बीच में जो सैन्य धाम मामलों के विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर बछड़ा यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ और चीजें उसमें जोड़ने के लिए कहा था और आज हमारे निदेशालय से निधि और हमारे जो कार्यदायी संस्था के लोग हैं दिल्ली गए हुए हैं। आने के बाद जो कुछ पॉइंट्स जो बताए थे उनको पूरा करने के बाद और शीघ्र ही उसका लोकार्पण किया जाए।
हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धावन ने डामकोटी पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और सभी कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन आधारभूत ढांचे, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को मजबूत करने पर यहां पर फोकस कर रहा है ताकि कुंभ मेले को राष्ट्रीय स्तर का भव्य और व्यवस्थित आयोजन बनाया जा सके। मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम हरिद्वार आए थे। बैरागी कैंप में होने वाला है, तो अभी बैरागी कैंप भी प्रस्तावित किया जा रहा है। कब होने का है? मार्च के प्रथम सप्ताह में। आज निरीक्षण किया गया सर। हाँ, नहीं, किस तरह से क्या तैयारी करनी है, किस तरह से होना है, वो उसकी तैयारी के लिए सारे निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण। प्रदेश में एक बार फिर जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों से हड़कंप मच गया है। राजधानी देहरादून के जिला न्यायालय को ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कोर्ट को यहां खाली करवाया। बम निरोधक दस्ते के साथ ही पूरे परिसर की जांच की गई। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु यहां नहीं मिली है और बाद में कामकाज सामान्य करा दिया गया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन खंडवाल ने इसे भेड़िया आया जैसी स्थिति बताते हुए भविष्य में किसी बड़ी घटना से सतर्क रहने की बात कही। तो वही हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला न्यायालय को भी फैक्स और ईमेल के जरिए धमकी मिली है, जिसमें तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू न करने की मांग का जिक्र था और फिलहाल हरिद्वार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि औपचारिक शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। आज प्रातः जिला जज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ कोई मेल प्राप्त हुआ जिसमें कि जिला जज परिषद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमारे द्वारा तत्काल इसमें जो है रिएक्टिव होकर काम किया गया। हाँ, सबसे पहले तो बिल्डिंग को खाली करवाया गया और कॉशन टेप के द्वारा कॉर्डन करके सबको जो है ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया गया था। इसके अलावा फिर हमारी जो बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और बुलेट प्रूफ पहने हुए हमारे जवान जो असले के साथ उन्होंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले लिए। जो बेसमेंट है, बेसमेंट से लेके ऊपर तक सभी रूम्स को चेक कर लिया गया, चेंबर्स को चेक कर लिया गया, वॉशरूम वगैरह को चेक कर लिया गया, छत को भी चेक कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी मिली नहीं है। ऐसा हुआ कि जिला जज महोदय को एक मेल आया जिससे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो फिर तत्काल जो है पुलिस को, प्रशासन को, शासन को, सबको जानकारी दे दी गई थी। हम लोगों को भी बता दिया गया था। तो यहाँ पे सारे पुलिस के अधिकारी भी सब लोग मौजूद हैं। पूरा न्यायालय परिसर खाली कराया जा चुका है। तो कई बार हो क्या रहा है कि हर जगह चल रही है, कभी उत्तरकाशी, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 2,15,252 छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिनमें 1,12,266 हाई स्कूल और 1,02,986 इंटरमीडिएट परीक्षार्थी हैं। नकल रोकने के लिए राज्य मंडल और जिला स्तर पर संचलन दल गठित किए गए हैं। प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया है कि 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र इसमें शामिल है। उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए 39 और मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रश्न पत्र डबल लॉक में रखे जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य की होगी। बोर्ड ने शांतिपूर्ण और नकल विहीन परीक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सभी तैयारियां पूरा होने का दावा भी किया है। 2,15,000 बच्चे पूरे प्रतिभाग इसमें करेंगे, जिसमें से 1,12,000 बच्चे हमारे जो है हाई स्कूल के और शेष बच्चे इसमें इंटरमीडिएट के हैं। साथ ही इसके लिए हमने जो है 1261 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। 1261 परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक हैं, कस्टोडियन हैं, उनके कक्षक से उनकी व्यवस्था कर ली गई है। सारे सीओ से बातचीत हो चुकी है, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। पेपर्स हमारे जो हैं आ गए हैं, उसकी रखने की व्यवस्था की गई है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि डबल लॉक में पेपर
देहरादून में एसएसपी के निर्देशन में बसंत विहार थाना पुलिस ने गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी को शास्त्री नगर निवासी सतराम धीमान ने अपने 28 वर्षीय बेटे दिगंबर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो 9 फरवरी को कोर्ट में पेशी के बाद घर नहीं लौटा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसी रात उसके कुछ साथी भी लापता थे। साथ ही मोबाइल सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर न्यू पटेल नगर निवासी टैक्सी चालक राजनंदन को यहां पर हिरासत में लिया है और पूछताछ की गई है, जिसमें उसने बताया कि दिगंबर की शराब के नशे में विवाद के दौरान बेसबॉल बैट से सिर पर चोट लगने से मौत हो गई है और उसके साथियों ने शव को कंबल में लपेटकर उसकी टैक्सी से चिड़ियापुर जंगल में ले जाकर रात को दबा दिया और साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर टैक्सी को भी कब्जे में ले लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें भी दबिश दे रही है। पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की सायं को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया, तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहाँ पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहां रवाना हो गई और बॉडी को वहां से रिकवर कर लिया गया है। ऋषिकेश में 16 से 22 मार्च तक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक निदेशक प्रतीक जैन ने बताया कि यह कार्यक्रम निगम की प्रमुख संपत्ति GMVN गंगा रिसोर्ट के सामने स्थित घाट पर आयोजित किया जाएगा, जहां देश विदेश से आने वाले प्रतिभागी योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास करेंगे। आयोजन में प्रतिष्ठित योग गुरु को भी आमंत्रित करने की तैयारी है ताकि प्रतिभागियों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण मिल सके और उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से योग को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। देखिए 2026 वर्ष की अगर बात करें तो एक और अच्छा काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्लान्ड है और 16 मार्च से 22 मार्च 2026 को ऑलरेडी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं और हमारा ऋषिकेश में GMVN का जो फैसिलिटी है गंगा रिजॉर्ट एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहीं पे गंगा रिजॉर्ट के सामने जो पूरा घाट क्षेत्र है उस जगह पे हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में अच्छे योग गुरुओं को, योगाचार्य को हम लोग बुलाएं और वहाँ पे जो योगा एंथुजियास्ट हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं सभी लोग, उनको हम लोग योगा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और योगा का एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें। हम सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है योग की तपोभूमि को लेकर, तो उस पहचान को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड राज्य का और विकास करने के लिए और ज्यादा योग के जो इच्छुक टूरिस्ट हैं उनको हमारे देश में, हमारे ऋषिकेश क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए इस तरह के योगा फेस्टिवल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दून मेडिकल कॉलेज में लागू डिजिटल आभा आईडी प्रणाली मरीजों के लिए काफी लाभदायी यहां पर साबित हो रही है। जनवरी से शुरू इस व्यवस्था के तहत मरीज घर बैठे ऐप से ऑनलाइन पंजीकरण कर OPD पर्चा बनवा रहे हैं, जिससे लंबी कतारों से राहत मिली है और पिछले 1 माह में 60 से 70% पंजीकरण इसी माध्यम से हुए हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा मिल रही है, तो वहीं डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहने में जांच रिपोर्ट और दवाइयों का विवरण भी ऐप में उपलब्ध हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण इसे कदम बताया है, जिससे उपचार अधिक तेज और सुगम हुआ है।
देखिए, आभा आईडी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके थ्रू हमारा मेडिकल जो भी हमारा हिस्ट्री है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसका पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। हमारे यहाँ ओपीडी काफी ज्यादा जाती है, गर्मियों के वक्त वो करीब 3000 तक पर डे की चली जाती है, तो भीड़ और रजिस्ट्रेशन में देरी को कम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। मरीज घर से ही बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन बना सकता है, टोकन लेके यहाँ पे उसकी प्रिंट आउट लेके अपना दिखा सकता है। ये काफी कारगर साबित हुई हमारी भीड़ को कम करने के लिए। अभी 60 से 70% लोग आभा आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें स्विच ओवर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संगीता बड़ोला, मैं आरागढ़ से हूँ। ये जो आभा ऐप है ना, ये बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ तो मेडिकल स्टोर ये लॉन्च हुआ है, जब से मैं खुद ही इसको ऐप यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। इससे मैंने घर बैठे रजिस्ट्रेशन किया और मुझे लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। मेरा उपचार भी जल्दी हो जाता है और बहुत सारा फायदा भी होता है इससे। यहाँ घर बैठे मैंने रजिस्ट्रेशन करके अपना वो किया, नंबर लगवाया। हरिद्वार में जूना अखाड़ा के संतों ने पुलिस पर उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। संतों ने चेतावनी दी कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कोटद्वार निवासी संत यति परमानंद गिरी ने अन्य संतों के साथ हरिद्वार के सर्वानंद घाट से सचिवालय तक पैदल यात्रा शुरू की। संतों का आरोप है कि 5 फरवरी को कोटद्वार पुलिस ने उन्हें एसओजी कार्यालय में बंद कर प्रताड़ित किया और भगवा का भी अपमान किया है। उन्होंने पुलिस पर अमानवीयता करने का और साथ ही भगवा पर अपमान करने का यहाँ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मैं अपने शिष्य के यहाँ 5 तारीख की रात्रि 9 बजे के लगभग भोजन के लिए जा रहा था। वहां पर गलियों में छिपी हुई पुलिस ने आकर के मुझे अरेस्ट किया और पूछताछ के नाम पर मुझको थाने लेकर के जाते हैं। वहां एक एसओजी का रूम है, टॉर्चर रूम, वहां पर ले जाकर के पहले मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि जैसे यह उत्तराखंड की पुलिस नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। ऐसा उनका भव्य के प्रति व्यवहार था। उन्होंने मेरे साथ डंडों से और फटके से मारपीट की। संविधान के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी बहुत